नमस्कार दोस्तों, आज की बड़ी खबर यह है कि उमर खालिद को, जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद को बेल नहीं मिली है। वो आतंकवाद की धाराओं में पिछले काफी अरसे से जेल में बंद है। और आप जानते हैं, जब भी किसी पर आतंकवाद की धाराएं होती है यानी यूएपीए, तो उसका जेल से निकलना, उसे बेल मिलना नामुमकिन हो जाता है। मैं आपको बतलाना चाहूंगा, यह शख्स सिद्दीक कप्पन, इसका गुनाह सिर्फ इतना था कि वो हाथरस जा रहा था एक गुड़िया के साथ जो दुष्कर्म और उसके बाद उसे रातों रात जला दिया गया था, वो खबर करने। पिछले 1 साल से ऊपर के वक्त से यह आदमी जेल में है और आतंकवाद की धाराओं में, इसे अब तक बेल नहीं मिली है। मगर आज जब उमर खालिद को बेल नहीं मिली, तो बेल क्यों नहीं मिली, मैं इसकी चर्चा नहीं करना चाहूंगा। मैं आज आपके सामने कुछ सवाल खड़े कर रहा हूं दोस्तों। सबसे पहले मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा इस शख्स की तरफ जिसका नाम है कपिल मिश्रा। भाजपा का नेता है। एक जमाने में यह दिल्ली विधानसभा में खड़े होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में अपशब्द बोला करता था जब यह आम आदमी पार्टी में था। इसने खुलेआम पुलिस की मौजूदगी में यह कहा था कि आज तो ट्रंप है, मगर जब ट्रंप यानी कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप छोड़कर चले जाएंगे, उसके बाद पुलिस भी हमें नहीं रोक पाएगी। सुनिए इसने उस वक्त क्या कहा था। सीसीपी साहब हमारे सामने खड़े हैं। मैं आप सबके बिहाफ पे ये बात कह रहा हूँ, ट्रंप के जाने तक तो हम शांति से जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद हम आपकी भी नहीं सुनेंगे अगर रास्ते खाली नहीं हुए तो। बिल्कुल ठीक है। आज जब तक रास्ता खाली करवा। सुना आपने, पुलिस की मौजूदगी में आदमी ये कह रहा था। और इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट आई थी कि कपिल मिश्रा के इस बयान के बाद व्हाट्सएप ग्रुप्स बने थे और उन व्हाट्सएप ग्रुप्स में भड़काऊ संदेश का आदान प्रदान शुरू हो गया था और कुछ दिनों बाद दिल्ली में दंगे शुरू हो गए। अब आपकी स्क्रीन पर यह देश के सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर, इन्होंने क्या नारे लगवाए थे दिल्ली के चुनावों में, आप खुद सुनिए। गद्दारों को मारो, सालों को, देश के गद्दारों को पीछे तक आवाज आनी चाहिए, गिरिराज जी को सुनाई दे, देश के गद्दारों को। और अनुराग ठाकुर के इन नारों के ठीक बाद ये दो चेहरे, कपिल गुर्जर शाहीन बाग में गोली चलाता है और ये तथाकथित नाबालिग राम भक्त गोपाल ये जामिया के अंदर गोलीबारी करने पहुंच जाता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जनता को कौन भड़का रहा था। आपकी स्क्रीन पर प्रवेश साहिब सिंह सांसद हैं पश्चिमी दिल्ली से। प्रवेश साहिब सिंह ने कहा था कि शाहीन बाग की जो जनता है वो आपके घरों में घुसकर आपकी बच्चियों के साथ दुष्कर्म करेंगे। खुलेआम एक भड़काऊ बयान देना। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या यह भड़काऊ नहीं था? और फिर खुद गृह मंत्री, दिल्ली में जब चुनाव चल रहे थे तो माननीय गृह मंत्री कह रहे थे बाबरपुर में बटन दबाओ और करंट शाहीन बाग को लगेगा। शाहीन बाग में लोग रहते हैं और आप चाहते हैं लोगों को करंट लगे। मैंने आपके सामने बाकायदा मिसाल दी है दिल्ली पुलिस के सामने, कपिल मिश्रा की, अनुराग ठाकुर की, प्रवेश साहिब सिंह की, खुद माननीय गृह मंत्री की। मैं समझना चाहता हूं आपसे, क्या इनके बयान आपको बिल्कुल भी भड़काऊ नहीं लगे? और कपिल मिश्रा को तो बयान की बिल्कुल स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी दिल्ली के दंगे। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी के नेता थे जो खुलेआम भड़काऊ बयान दे रहे थे। इनमें से किसी का भी नाम चार्जशीट में नहीं है। मगर मैं आपको एक और दिलचस्प बात बताता हूं। आप जानते हैं, दिल्ली पुलिस ने उमर खालिद के खिलाफ एक भाषण का जिक्र किया कि देखिए, इस भाषण में वो समाज के अंदर अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके जवाब में उमर खालिद के वकील ने कहा कि आपने यह भाषण पूरा पेश नहीं किया, इसका सिर्फ एक छोटा हिस्सा पेश किया। तब उनसे पूछा गया कि आपको यह भाषण कहां से मिला, तो दिल्ली पुलिस का कहना था कि हमें यह भाषण 2 न्यूज चैनल से मिला, एक शायद रिपब्लिक था और दूसरा न्यूज 18। और आप जानते हैं, जब न्यूज 18 और रिपब्लिक से पूछा गया कि उमर खालिद का यह जो भाषण, अधूरा भाषण जो आप चला रहे हैं, आपको कहां से मिला, अब कायदे से न्यूज चैनल के पत्रकार को वहां होना चाहिए था, क्योंकि इन न्यूज चैनल्स का करोड़ों का बजट होता है, कैमरामैन होते हैं, रिपोर्टर्स होते हैं, इनको वहां होना चाहिए था जहां उमर खालिद ने बयान दिया, और फिर उस बयान को उन्हें अपने न्यूज चैनल पर दिखाना चाहिए था। आप जानते हैं उन न्यूज चैनल्स ने क्या कहा? उन न्यूज चैनल्स ने कहा, नहीं, जहां पर उमर खालिद ने यह बयान दिया था हम वहां मौजूद नहीं थे। तो उनसे पूछा गया, तो फिर आपको कहां से मिला यह भाषण? उन्होंने कहा कि उनके इस भाषण का ये आंशिक हिस्सा हमें
बीजेपी आईटी सेल के मुखिया अमित मालवीय, जो कई बार भ्रामक और झूठे संदेश देते हुए पकड़ा गया है, उसके ट्विटर हैंडल पर मिला। यानी कि न्यूज चैनल्स खुलेआम भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं, उनके दो छोटे भैये कीड़े मकोड़े ट्रोल्स हैं ना, उनका प्रोपेगेंडा चला रहे थे। उनके द्वारा बाइट्स को या साउंड बाइट्स को, बयानों को तोड़ मरोड़ कर जो स्थिति पैदा की गई है, जो सूरत-ए-हाल पैदा किए हैं, वो चला रहे थे। यह है दिल्ली पुलिस की हालत। ऐसे में क्या आप वाकई न्याय की उम्मीद, इंसाफ की उम्मीद दिल्ली पुलिस से रख सकते हैं? मैं यहां पर दिल्ली की अदालत ने जो आज उमर खालिद को बेल नहीं दिया, उसका मैं सवाल ही नहीं खड़े कर रहा हूं। आज मैं सिर्फ आपके सामने कुछ तथ्य रख रहा हूं। और अब दूसरा तथ्य, दिल्ली पुलिस ने अपनी चार्जशीट में कहा कि 8 जनवरी को उमर खालिद, खालिद सैफी और ताहिर हुसैन के बीच में एक बैठक होती है और उस बैठक में यह कहा जाता है कि जब ट्रंप भारत आ रहे होंगे, 8 जनवरी, जब ट्रंप भारत आ रहे होंगे तो हमें बड़ी तादाद में पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लोगों को लाना चाहिए ताकि बवाल हो। अब इन्होंने चार्जशीट में क्या कहा था और उसमें क्या गड़बड़ है, मैं आपको बताना चाहता हूं। चार्जशीट में कहा गया था, दीज राइट्स वर प्लान्ड टू बी हैपेंड ड्यूरिंग और प्रायर टू द विजिट ऑफ यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इन द मंथ ऑफ February 2020. For this, all necessary logistics and manpower were arranged prior to these riots, and a large number of people from UP West had been called before these riots for the purpose of riots in Delhi at a large scale. मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। खुद दिल्ली पुलिस कह रही है ये जनवरी 8, 2020 को इनके बीच में बैठक हुई, मगर क्या आप जानते हैं ट्रंप भारत आने वाले हैं, इसकी जानकारी पहली बार देश की जनता को 13 जनवरी को पता चली, यानी कि 5 दिन बाद। और यही नहीं, जब यह जानकारी सामने आई तो विदेश मंत्रालय का प्रेस रिलीज आपके सामने है, हिंदू का प्रेस रिलीज आपके सामने है, इनमें से कहीं पर भी डोनाल्ड ट्रंप किस तारीख को आने वाले हैं इसका जिक्र कहीं नहीं है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, उन तीनों के बीच में बैठक होती है 8 जनवरी 2020 को और 5 दिन बाद यह खबर पता चलती है डोनाल्ड ट्रंप भारत आने वाले हैं। क्या उमर खालिद को भारत सरकार से पहले ही पता चल गया था कि डोनाल्ड ट्रंप आने वाले हैं? क्या उमर खालिद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बहुत अच्छे दोस्त हैं? क्योंकि इसकी जानकारी तो सिर्फ प्रधानमंत्री को होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, विदेश मंत्रालय के प्रेस रिलीज में कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप किस तारीख को आने वाले हैं। मैं फिर आपसे सवाल पूछता हूं, क्या यह सवाल उठाए जाने जरूरी नहीं? और बात वहां नहीं रुकती है दोस्तों। जब मार्च 2020 को लॉकडाउन शुरू होने वाला था, तब दिल्ली पुलिस जामिया में जाकर पोस्टर्स हटा रही थी, जो ग्राफिटी है, लोगों ने जो नारे लगाए थे उन्हें हटा रही थी। प्राथमिकता देखिए इन्हें। और शाहीन बाग आंदोलन जो इतना शांतिपूर्ण तरीके से चला, बगैर किसी हिंसा के, उल्टा इन्होंने, आपको याद है, वो 2 पत्रकार भेज दिए थे, जिसमें एक वो पत्रकार था जिसने जनरल बिपिन रावत की मौत के बाद नशे में धुत होकर बैठ गया था प्राइम टाइम पे, और दूसरा पत्रकार वो था जो तिहाड़ जेल में करीब 15 दिन तक था 100 करोड़ की वसूली के लिए। इन दोनों को भेज दिया गया था शाहीन बाग के लोगों को भड़काने के लिए, उन्हें टारगेट करने के लिए। शाहीन बाग की जनता कभी नहीं भड़की। फिर आपको याद है एक लड़की को भेज दिया गया था, बुर्का पहन के चली गई थी, वो क्या नाम था, गुंजा पुंजा मुंजा, क्या नाम था उसका, नाम याद नहीं आ रहा मुझे। वो पहुंच गई थी बिरयानी खाने के लिए अपने प्रोपेगेंडा के साथ। तो कहने का प्रयास क्या है कि शाहीन बाग का आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से चलता रहा, उन्हें एंटी नेशनल बताया गया, उनके खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा चलाया गया कि देखिए पाकिस्तान परस्त नारे लगाए गए। एक पत्रकार हैं जो अब जिंदा नहीं है, उन्होंने तो मेरे ख्याल से ट्वीट किया था या कहीं पर बयान दिया था कि शाहीन बाग के अंदर पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाए गए थे। ये वो एंकर्स हैं, ये वो पत्रकार हैं जो बड़े बड़े न्यूज चैनल्स में काम करते रहे, यानी कि शाहीन बाग को अब लगातार बदनाम करते रहे। शाहीन बाग ने कभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, उन पर आप गोलियां चलाते रहे, उन्होंने कभी प्रतिक्रिया नहीं।
मगर जो लगातार भड़का रहे थे, जिनके एक्शंस हमारे सामने हैं, उन पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है। उनका नाम चार्जशीट तक में भी नहीं है। आपको ताहिर हुसैन के खिलाफ कार्रवाई करनी है, खालिद सैफी के खिलाफ कार्रवाई करनी है, उमर खालिद के खिलाफ कार्रवाई करनी है, कीजिए। मगर चार्जशीट में लोकतांत्रिक होने का भी प्रमाण दीजिए, निष्पक्ष होने का भी प्रमाण दीजिए। दुख की बात यह है दोस्तों कि उमर खालिद जो है, उसके दो गुनाह हैं। पहला गुनाह कि वो मुसलमान है, दूसरा गुनाह वो जेएनयू का पढ़ने वाला लेफ्टिस्ट है, वामपंथी है। और इस निजाम की नजरों में, यानी कि इस सरकार की नजरों में, इससे बड़ा गुनाह कुछ नहीं हो सकता। समझे आप? इस देश का लंबा चौड़ा इतिहास है दोस्तों। 20-20, 23-23 साल तक मुसलमान बगैर किसी अपराध के जेल में बंद थे। मैं नहीं भूला हूं कश्मीर का वो युवा जो जब जेल गया था तो युवा था, 23 साल बाद रिहा हुआ। और वो जो जेल गया था तब वो युवा था, उसकी मां भी जिंदा थी, मगर जब वो रिहा हुआ तो उसकी मां जीवित नहीं थी। और फिर वो रिहा होके कश्मीर की एक कब्र में जाकर अपनी मां की कब्र से लिपट कर रोता रहा। इस देश में ढेरों ऐसी मिसालें हैं। और ये इस सरकार से पहले, मैं कोई मोदी सरकार को ब्लेम नहीं कर रहा हूं, कांग्रेस की सरकारों में भी मुसलमान जेल में रहे हैं, उनका कोई गुनाह नहीं रहा है। ऐसी ढेरों मिसालें हैं, आधा दर्जन से ज्यादा मिसालें तो मुझे पता है। उमर खालिद का वही गुनाह लग रहा है। मगर मैं उम्मीद करता हूं कि इंसाफ की एक हल्की सी किरण उन तमाम लोगों के लिए है जो इस वक्त आतंकवाद की धाराओं में बंद कर दिए गए हैं बगैर किसी पुख्ता प्रमाण के। क्योंकि मैं आपको बतला चुका हूं, ऐसी ढेरों मिसालें हैं जहां 20-20 सालों तक लोग जेल में रहे, फिर अदालत को उन्हें रिहा करना पड़ा यह कहकर कि वो बेकसूर थे। मैं यही उम्मीद करता हूं कि उमर खालिद के साथ भी ऐसा नहीं होगा। जो दोषी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, उसे सजा भी मिलनी चाहिए। मगर जो लोग भड़का रहे थे वो साफ तौर पर बचकर निकल गए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इंसान की बनाई हुई अदालतों में ना सही, मगर उस अदालत में इन तमाम अत्याचारियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।